नमस्कार दोस्तों, भारत के इतिहास में न जाने कितने वीर पुरुष योद्धा और विद्वान जन्मे जो अपने साहस, कौशल और बलिदान से इस धरती को संपन्न बनाया। लेकिन आज की एक कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने बलिदान की परिभाषा ही बदल दी, जिसने अपने प्राणों की प्राण की बलि कर्तव्य की घाट उतार दी, मगर फिर भी उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपका तो सिर्फ गाढ़ा लाल रक्त। शंख मरमर की महलों, शांत खूबसूरत झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है, राजस्थान के राज में जड़ा शायद सबसे बहुमूल्य रत्न है। इसका क्रेडिट हिस्टोरियंस मेवाड़ के महान शासक राणा उदय सिंह को देते हैं। मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो तो सामने आएगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी। युवराज उदय तब भी महाराणा उदय सिंह नहीं बन पाते अगर वो निडर निष्ठावान माँ अपना ही रक्त ना बहाती। जिनका जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर घटित हुआ मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़ में, और कोई नहीं जानता था ये माँ एक दिन मेवाड़ के इतिहास का रुख बदल देगी। कौन है ये माँ, क्या है इनकी कहानी, क्यों इतिहास के पन्नों में इनका नाम किसी ने जिक्र नहीं की, और क्या है मेवाड़ की पुरानी राजधानी चित्तौड़ की इतिहास, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। चित्तौड़ किला राजपूत घराने की आन बान और शान की प्रतीक। इसी कर्मभूमि पर 4 अगस्त 1522 को राणा संगा और महारानी कर्णावती के घर जन्मे थे महाराणा उदय सिंह। और जैसे राजघराना में होता है, उदय सिंह की देखरेख की जिम्मा सौंपा गया था उसकी धाई माँ को। उनकी जीवन की सबसे अहम शख्सियत पन्ना धाई। राजपूत इतिहास में धाई माँ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। उसका काम बच्चों को न केवल स्तनपान कराना बल्कि बच्चों का लालन पालन करना भी होता था। प्राचीन काल से भारत की राजघरानों में धाई माँ की प्रथा चलती आ रही है, क्योंकि अक्सर राजरानियां राजसुख में व्यस्त होती थी। तब धाई माँ ही राजकुमारों को पालन पोषण करती थी। धाई उस व्यक्ति को रखा जाता था जो परिवार से जुड़ा और भरोसेमंद हुआ करती थी, क्योंकि हर वक्त ये खतरा रहता था कि कहीं कोई राजकुमार को मार न दे, क्योंकि उस वक्त ऐसे बहुत से षड्यंत्र हुआ करता था। पन्ना धाई का एक अपना भी बेटा था, चंदन। उसका उम्र उदय सिंह जितना ही था। पन्ना का दूध भले ही राजकुमार और चंदन के बीच बटा हुआ था, लेकिन ममता दोनों के लिए एक जैसे ही थी। उदय सिंह अपने पिता राणा संगा और महारानी कर्णावती की चाहता तो थे ही, लेकिन उनका पूरा बचपन अपने धाई माँ के गोद में ही बीता। पन्ना धाई न सिर्फ राजकुमार का लालन पालन करती थी, बल्कि उन्हें बहादुरों के किस्से सुनाकर भविष्य के राणा बनने के लिए भी तैयार कर रही थी। पन्ना धाई के रग रग में लहू के साथ वफादारी और साहस बहता था। अपने ट्रस्टवर्दी के कारण वो रानी कर्णावती की सिर्फ दासी ही नहीं, उनका हमराज और सलाहकार भी थी। और समय की करवट के साथ साथ चित्तौड़ के अभेद किले पर संकट के बादल छा गए। ये बात है सन 1527 की, जब राणा संगा और बाबर के बीच एक बहुत बड़ी युद्ध हुई, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में बाबर राणा संगा को पराजित किए और युद्ध के 1 साल बाद राणा संगा की मृत्यु हो गई। अब मेवाड़ की गद्दी पर आए राणा संगा के पुत्र राणा रतन सिंह, जिनकी अपने शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों सन 1531 में मारे गए। और उसके बाद राणा संगा के दूसरे बेटे विक्रमादित्य मेवाड़ के नए शासक बने। चित्तौड़गढ़ की भव्य किले में एक तरफ उदय का बचपन पन्ना धाई की लोरी और चंदन के साथ खेल कूद में बीत रहा था, उसी किले के शासक विक्रमादित्य अपने साम्राज्य की जिम्मेदारियां भुलाकर भोग विलास में व्यस्त था। मेवाड़ में एक कहावत प्रसिद्ध है, नीम को गुड़ और घी के साथ कितना भी रख दिया जाए उसका स्वभाव नहीं बदलता। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति कितना भी बड़ा पद हासिल कर ले उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। और ये हाल विक्रमादित्य का था। वो लोगों को काफी परेशान करते थे। बड़े सामंतों को सबके बीच डांटना, फटकार लगाना उनका शौक था। उनके व्यवहार से रानी कर्णावती भी बेहद परेशान थी और वो अपनी चिंता पन्ना धाई के साथ बांटा करती थी। पन्ना धाई ने रानी कर्णावती को विक्रमादित्य को समझाने की सलाह दी, लेकिन किससे पता था किस्मत बहुत जल्द पासा पलटने वाली थी। विक्रमादित्य अपने दुर्व्यवहार की कीमत चुकाने वाला था। समय के साथ उदय और चंदन बड़े हो रहे थे और ठीक ये समय मेवाड़ की किस्मत में एक नए काला अध्याय लिखने वाला था। विक्रमादित्य की बढ़ती बदतमीजियों की खबर सुनकर और ये सुनकर कि सामंत लोग भी उससे नाराज है, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस अवसर का फायदा उठाया और सन 1532 में बहादुर शाह ने अपने सेनापति मोहम्मद शाह असरी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, क्योंकि विक्रमादित्य की ध्यान कभी शासन में था ही नहीं।
इस वजह से वो ये युद्ध हार गया। तब पन्नाधाय के सलाह पर राजमाता कर्णावती ने पड़ोसी रियासतों को चित्तौड़ की मान और रक्षा करने के लिए मदद मांगने को कहा। बहादुर शाह के हमले से जो सिचुएशन पैदा हुई, उस कंडीशन में पन्नाधाय ने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर निभाया। पन्नाधाय ने रानी कर्णावती को सलाह दी कि वो ऐसे समय मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजे और उसे अपना भाई बनाए। पन्ना के सलाह को मानते हुए रानी ने राखी भेजी। इसी बीच बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार हमला किया और ये रानी कर्णावती के लिए चिंता की विषय थी, क्योंकि विरोधी सरदार विक्रमादित्य के व्यवहार से उनके लिए लड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन रानी ने सरदारों को सिसोदिया के सम्मान के खातिर आगे आने को कहा और उन्हें विक्रमादित्य के लिए नहीं, मेवाड़ के लिए लड़ने के लिए मनाया। लेकिन उनका कंडीशन था कि उदय सिंह को उनके सुरक्षा के लिए बूंदी जाना होगा। और रानी कर्णावती के कहने पर पन्नाधाय ने उदय सिंह को लेकर बूंदी चली गई। पड़ोसी रियासतों ने विक्रमादित्य से ज्यादा चित्तौड़ का मान रखने के लिए युद्ध में शामिल होने का फैसला लिया और सर पर सफा बांधकर रणभूमि में कूद पड़े। कर्णावती द्वारा भेजी गई राखी की लाज रखने के लिए हुमायूं भी बंगाल से चित्तौड़ की ओर रवाना हुए, लेकिन आते वक्त ग्वालियर में ही वो अटक गए। इस युद्ध में चित्तौड़ की सेना बहादुर शाह के सेना से हार गए और बहादुर शाह किले के अंदर प्रवेश करके दोबारा लूटना शुरू किया। लेकिन जब तक वो महारानी तक पहुंचा, उससे पहले ही रानी कर्णावती बाकी 13,000 महिलाओं के साथ जौहर की आग में आत्मदाह कर ली। युवराज उदय सिंह ने अपनी मां को भी खो दिया और पन्नाधाय उन्हें लेकर तब भी वापस आई जब हुमायूं के वजह से विक्रमादित्य वापस अपनी गद्दी पर लौट आए। इस युद्ध के बाद विक्रमादित्य अपने पुराने स्वभाव पर वापस आ गए और अपने गुस्से के कारण बहुत सारे दरबारियों को नाराज कर लिया और उसने भरी सभा में अपने पिता के वक्त से चली आ रही सलाहकार करमचंद पर हाथ उठा लिया। ये देखकर मंत्रिमंडल का भरोसा विक्रमादित्य पर से उठ गया और उसे राजगद्दी से हटाकर महलों में ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन सवाल यह था, अब मेवाड़ का शासक कौन होगा? चित्तौड़ के मंत्रिमंडल तय किया कि अब राज उदय के नाम पर ही होगा, लेकिन राज्य अधिकारी होगा बनबीर। बनबीर राणा संगा के बड़े भाई और एक दासी के पुत्र था, लेकिन बनबीर यह मना करता था कि वो भी राजा बनने की काबिल है। बनबीर वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रहा था और उसके पहुंच में अब मौका भी था और विक्रमादित्य की गर्दन भी। बनबीर के मन में नए सपने जगने लग गए और वो ये कोशिश में लगा था कि वो विक्रमादित्य को पूरी तरह से कैसे खत्म करे। दूसरी तरफ माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद उदय सिंह के पास थे सिर्फ पन्नाधाय। लेकिन क्या सिर्फ धाई माँ का प्यार उदय सिंह को बनबीर के कहर से बचाने को काफी था? अपने ही महल में नजरबंद होने के बावजूद विक्रमादित्य को खतरे की भनक तक नहीं थी। वो तो रासलीला में ही डूबा हुआ था। रात का काला साया चित्तौड़ के किले पर मंडरा रहा था। दोनों बच्चों के साथ पन्नाधाय अपने ही कमरे में थी, लेकिन किसे पता था एक ऐसी मुसीबत आएगी जिससे पन्नाधाय की ममता को पन्नाधाय से नहीं बचा पाएगी। बनबीर ने तय किया कि उस रात उसके और चित्तौड़ की गद्दी की दूरी मिटाकर ही सुबह का सूरज देखेगा। छुपके से वो विक्रमादित्य के पास पहुंचा और एक ही बार में उसने उसे मार गिराया। लेकिन बनबीर और चित्तौड़ के सिंहासन के बीच एक और रुकावट अब भी बाकी थी, युवराज उदय सिंह। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद बनबीर उदय सिंह को मारने चल पड़ा। 6 साल के मासूम बच्चे की हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं था उसके लिए। लेकिन इससे पहले बनबीर की तलवार उदय सिंह तक पहुंचती, उसकी हैवानियत की खबर पन्नाधाय तक पहुंच गई और उसके बाद जो घटित हुआ उसे सुनकर हर माँ का दिल सहम जाता है। पन्ना को समझने में देर नहीं लगी। किले में बनबीर मौत का तांडव रच चुका था और जब पन्नाधाय ने ममता और कर्तव्य को धर्म के तराजू में तोला तो अपने कर्तव्य का पलड़ा भारी पाया। दोनों बच्चे सो रहे थे। बिना एक पल के झिझक के पन्नाधाय ने झट से युवराज को पालने से उठाया और एक टोकरी में छुपाकर ऊपर से ढक दिया और एक राजदूत के हाथों उस टोकरी को नदी किनारे भेज दिया और जल्दी से अपने बेटे चंदन की ओर आगे बढ़ी और कांपते हुए हाथों से उसने अपने दिल के टुकड़े अपने खुद के संतान को उठाकर उसे उदय की कंबल में ढककर राजसी पालने में सुला दिया। बनबीर जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए पन्ना को कह रहा था। आंखों से अंगारे और तलवार से खून बरसाते हुए बनबीर कमरे में पहुंचा और देखते ही देखते पन्नाधाय के सामने उसके दिल के टुकड़े उसके खानदान का चिराग को भी बुझा दिया। लेकिन कर्तव्य के लिए उस माँ ने अपने मुंह से एक सिसकी भी नहीं निकाली। जरा इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को
जब एक माँ अपने ही खून को कत्ल होते हुए सामने देख रही है। कल्पना कीजिए उस माँ की ममता के बारे में जिसने इतना बड़ा निर्णय सिर्फ कर्तव्य के लिए ले लिया। हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जो कुछ वक्त पहले अपने बेटे को सीने में लगाई बैठी थी। अब उसके खून के छिट्टे पूरे कमरे में थे। यहाँ एक सवाल उठ रहा होगा सबके मन में कि यहाँ पन्ना अगर एक बेटे को बचा सकती थी तो दूसरे बच्चे को क्यों नहीं। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी ये समझने की, अगर वो दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश करती तो बनबीर उन दोनों बच्चों को ढूंढ के मार डालता। पर पन्ना धाई की कुर्बानी, हौसले और साहस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पन्ना के पास चंदन के लिए आंसू बहाने के लिए वक्त नहीं था। बेटे की चिता की अग्नि शांत होने से पहले ही उसने उदय सिंह को लेके बूंदी होते हुए डूंगरपुर, फिर इडार होते हुए कुंभलगढ़ पहुंची। रात के अंधेरे में पन्ना धाई ने कितनी सिसकियां भरी होगी, जाने कितना पल उदय सिंह के चेहरे में चंदन के चेहरे को खोजते हुए बिताए होंगे। जाने कितने बार ये कहकर अपने दिल को शांत किया होगा कि उसकी बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ, कि एक बार फिर चित्तौड़ में उदय सिंह की जय जयकार होगी। त्याग और बलिदान की उस महान मां की कुर्बानी सिर्फ उस रात तक ही सीमित नहीं थी, आने वाले कई रात भी उसकी तपस्या को तोड़ नहीं पाई। और वो उदय सिंह के रखवाले के रूप में तब तक डटी रही जब तक सारा मेवाड़ एक बार फिर महाराणा उदय सिंह की जय जयकार की नारों से गूंज न उठा। लेकिन यह बहुत अजीब बात है कि इतने बड़े त्याग करने के बाद भी पन्ने का कहीं कोई नाम इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता, कहीं कोई पन्ने के बारे में चर्चा नहीं करता। आज तक इतिहास उसके बारे में मौन क्यों है? दोस्तों, अगर इसका जवाब आपके पास है तो हमें जरूर कमेंट करें और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।